Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So students, आज है 29th of July and हम देख सकते हैं कि बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है और आपका जो जुलाई का मंथ है, जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज वर्दी मंथ होता है आपके एग्जाम के लिए, वो भी यहाँ एंड हो चुका है। आई होप आपने इस मंथ की जीके को अच्छे से फॉलो किया होगा। डेली न्यूज एनालिसिस जहां पर भी आप देख रहे हैं, प्लीज उनके नोट्स बनाइए सो दैट आप उनको आगे जाके रिवाइज कर पाए, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर नोट्स होते हैं वो अभी के लिए नहीं, जब हमें रिवीजन करना होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एंड अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रिवीजन अगर मैं कह रहा हूं कि तब चाहिए होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अभी नोट्स बना लिया और रिवाइज आप तब करेंगे। अगर आपने अभी से रिवाइज नहीं करा तो ये जो पूरी आपकी एक्सरसाइज है ये पूरी वेस्ट हो जाएगी। एंड अगर हम पिछले कुछ साल का पैटर्न देखें तो न्यूज एनालिसिस जो आप ये देख रहे हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कवर होते हैं। और सिमिलरली आज का हम जो न्यूज एनालिसिस देखेंगे उसके अंदर में भी जो आप थीम पैटर्न नोट करेंगे, और अगर आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट या डिट्टो उससे मैच करता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल इसी टाइप की ही न्यूज नहीं, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड न्यूज, एनवायरमेंट के रिलेटेड न्यूज, आपकी कोई भी जो न्यूज के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं एज वेल एज स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जो होता है उनको भी हमें उतना ही एम्फेसिस, उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और इसीलिए आज जो हम पहली न्यूज देखने वाले हैं वो एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है एंड ये अदरवाइज ऑल्सो नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड व्हाट द न्यूज इज कि इंडिया की जो दिव्या देशमुख है, शी हैज बिकम द वर्ल्ड विमेन चेस वर्ल्ड कप विनर। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड कप जो आपका होता है FIDE, जो पर्टिकुलरली आपके चेस को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है, उसका जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होता है वो इन्होंने जीता है। इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में जो रनर अप है वो भी इंडियन है और वो इंडिया की हाईएस्ट रैंकिंग विमेन चेस प्लेयर है, कोनेरू हम्पी। इट वाज एक्सपेक्टेड कि प्रोबेबली कोनेरू हम्पी, बिकॉज शी इज अ स्टॉलवर्ट इन विमेन चेस एंड इंडिया की बहुत टाइम से वो नंबर 1 रैंकिंग प्लेयर रही है, तो प्रोबेबली उनको यह पर्टिकुलर प्राइज मिलेगा। बट दिव्या देशमुख जो सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड है, जो रिसेंटली जूनियर वर्ल्ड कप जीत के आई थी, शी हैज ऑल्सो बिकम द विमेन वर्ल्ड कप चैंपियन इन द वर्ल्ड ऑल्सो, और करीब करीब ये सबसे यंगेस्ट भी हो चुकी हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम कर रहे हैं। मोरओवर एक क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा वो ये है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, नेक्स्ट जो चेस वर्ल्ड कप है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए पर्टिकुलर MCQ बन जाता है कि जो नेक्स्ट पर्टिकुलर चेस वर्ल्ड कप है वो कहां पे होस्ट होने वाला है, मींस वर्ल्ड कप कहां पे होस्ट होने वाला है। तो ये प्लीज कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि दिव्या देशमुख जो है वो वर्ल्ड की अभी वर्ल्ड चेस, नॉट वर्ल्ड चेस चैंपियन, वो यहाँ पे वर्ल्ड कप विनर बन चुकी है। अभी मैंने अपने आप को करेक्ट क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ बोलने वाला था वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो रिमेंबर दिस, जो वर्ल्ड कप विनर होता है वो वर्ल्ड चेस चैंपियन नहीं होता है, ना ही वो रैंक 1 प्लेयर होता है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है बस। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि इट इज पॉसिबल कि क्रिकेट के अंदर में जो नंबर 1 टीम है वो कोई और हो सकती है और वर्ल्ड कप विनर कोई और हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड कप विनर और वर्ल्ड चेस चैंपियन दोनों अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने FIDE का विमेन चेस वर्ल्ड कप जीता है। अभी जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड चेस चैंपियन ये अलग होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, किनको हराया, कोनेरू हम्पी को, जो अभी वर्ल्ड में रैंक 5th है। ठीक है, और इंडिया की रैंक 1 है, जिन्होंने इनको हराया। जॉर्जिया के अंदर में इस बार का FIDE बटूमी, जॉर्जिया के अंदर में इस बार का वर्ल्ड कप हुआ था। ओके, आई एम आस्किंग यू द नेक्स्ट मेंस वर्ल्ड कप कहां पे होने वाला है, और शी हैज नाउ बिकम अ ग्रैंड मास्टर ऑल्सो। तो आज हम ये भी समझेंगे ग्रैंड मास्टर कौन होता है और ग्रैंड मास्टर कोई कैसे बनता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इंडिया की 88, तो इंडिया के अंदर में मेंस और विमेंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो ग्रैंड मास्टर वाला जो पर्टिकुलर टाइटल होता है वो 88 लोग जो होते हैं उनको मिला हुआ है और 4 विमेंस हैं जिनको मिला हुआ है। तो ये 4th विमेन बन चुकी हैं, यानी इनके अलावा 3 विमेन और है जिनके पास में ग्रैंड मास्टर का टाइटल है आपके पास में। ओके, इससे पहले इनकी क्या बेसिकली इन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स या कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं, तो आई टोल्ड यू कि लास्ट टू लास्ट ईयर ओनली इन्होंने विमेन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, विमेन के अंदर में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप थी उसको भी जीता था। और इंडिया ने जो ओलंपियाड था अभी रिसेंटली 2024 के अंदर में आपका ओलंपियाड हुआ था, उसके अंदर में जो ओलंपियाड गोल्ड था उसमें पूरी टीम गई थी इंडिया की, उसमें से एक प्लेयर दिव्या देशमुख भी थी।
ओके तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैं हमेशा क्लास में बार बार रिपीट करता रहता हूं कि चेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए। अगर कोई स्पोर्ट जो अलग से टारगेट करा जा सकता है क्लैट में तो वो चेस हो सकता है। और रिसेंटली अगर हम पिछले 2 साल से देंगे, स्पेसिफिकली दिस ईयर इंडिया हैज बीन डूइंग अमेजिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ चेस। तो इसलिए चेस को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये FID वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप क्या होती है? लाइक आई सेड कि जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है वो अलग टूर्नामेंट है और FIDE का वर्ल्ड कप जो होता है वो अलग होता है। तो आई होप इफ यू रिमेंबर, कुछ टाइम पहले हमने एक और पर्टिकुलर अचीवमेंट करा था चेस के अंदर में, और इंडिया का ही एक प्लेयर वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका था। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो हिज नेम इज डी गुकेश, और उन्होंने डिंग लिरेन को हरा के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो होती है मेंस के अंदर में वो जीती थी एंड ही बिकेम अ वर्ल्ड चैंपियन। ओके, तो अगर वो वर्ल्ड कप जीते तो वो वर्ल्ड कप विनर होते। वो वर्ल्ड कप नहीं जीते, वो एक्चुअली में वर्ल्ड कप भी जीते थे वैसे, बट वो जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने वो नॉट बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, वो इसलिए बने बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी। ओके, तो ये FIDE वर्ल्ड कप क्या है? तो जो करंट दिव्या देशमुख ने जो टूर्नामेंट जीता है वो क्या है? तो ये एक नॉकआउट फॉर्मेट टूर्नामेंट होता है, विच सिंपली मींस कि अगर आपने यहां पे कोई भी मैच हारा तो आप वहां से एलिमिनेट हो जाओगे। तो ये FIDE जो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है चेस को लेके, जैसे आपकी ICC होती है क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऐसी चेस में है FIDE। ये फ्रेंच टर्म है तो इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सिंपली मींस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हो जाएगा। हर 2 साल में होता है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, ये ओलंपिक्स 4 साल में होता है, ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप आपका हर 2 साल में होता है। और ये क्वालिफायर होता है फॉर द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। अब ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट क्या है? तो ये जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड चेस चैंपियन से रिलेट करता है। तो यहां पे जो पर्टिकुलर विनर्स होते हैं और जो रनर अप होते हैं वो बेसिकली क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट टूर्नामेंट्स के लिए, जो आप कह सकते हैं एक आपका फाइनलाइजेशन टूर्नामेंट होता है फॉर वर्ल्ड चेस चैंपियन। वर्ल्ड चेस चैंपियन में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का वर्ल्ड चेस चैंपियन होता है और इस साल का जो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट टूर्नामेंट का विनर होता है वो जाके अपना पूरा मैचेस खेलते हैं, 4-5 मैचेस खेलते हैं, जैसे डी गुकेश और डिंग लिरेन ने खेले थे। और कैंडिडेट टूर्नामेंट क्या होता है? कैंडिडेट टूर्नामेंट्स के अंदर में जो टॉप 8 प्लेयर्स होते हैं वर्ल्ड के वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। इस कैंडिडेट टूर्नामेंट को जो जीतता है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट बन जाता है वर्ल्ड चेस चैंपियन के लिए। अगेन मैं बताता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये FID वर्ल्ड कप ये आपका हर 2 साल में होता है। जो पर्टिकुलर पर्सन इस FID वर्ल्ड कप को जीतता है, जो उसका रनर अप होता है, दे क्वालिफाई फॉर द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। और जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होता है इसमें 8 प्लेयर्स, टॉप 8 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो इसको विन करता है, इस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीतता है, वो फाइनली यहाँ पे फाइनल्स खेलता है वर्ल्ड चेस चैंपियन के विद द प्रीवियस ईयर वर्ल्ड चेस चैंपियन। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। वर्ल्ड कप अलग होता है और वर्ल्ड चेस चैंपियन अलग होता है। ओके, तो दिव्या ने यहां क्या जीता है? FIDE का विमेन वर्ल्ड कप जीता है। करंट विमेन वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? जैसे डी गुकेश मैन का वर्ल्ड चेस चैंपियन है। विमेन के अंदर में इट इज अगेन अ चाइनीज, जैसे वहां डिंग लिरेन चाइना से थे, यहां पे है जू वेनजुन फ्रॉम चाइना। तो जू वेनजुन फ्रॉम चाइना जो है वो करंट विमेन वर्ल्ड चेस चैंपियन है। उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विमेन्स के टूर्नामेंट के अंदर में जीती है। और अगर आपको एक और फैक्ट दिया जाए, क्योंकि हमेशा याद रखना अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या चेस पे क्वेश्चन आया तो हो सकता है वो हिस्ट्री का कोई सवाल पूछ ले। जैसे कि अगर आपसे पूछा है पहला इंडियन कौन था जो ग्रैंड मास्टर था, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला इंडियन कौन था जिसने FIDE का वर्ल्ड कप जो होता है ओपन टूर्नामेंट यानी हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, वो किसने जीता था? तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर ऑफ इंडिया वॉज विश्वनाथ आनंद। ओके, तो ये पर्टिकुलर नाम आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद आते हैं रिगार्डिंग डी गुकेश, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डी गुकेश भी वर्ल्ड चेस चैंपियन है, करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन है, एंड इनका अचीवमेंट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, बट ही हैज आल्सो बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एवर। तो आज तक के वर्ल्ड में इनसे यंगेस्ट कोई नहीं रहा है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को जीता है। FIDE वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया था और कैंडिडेट्स की वजह से इन्होंने करा और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। तो फाइनली ही प्लेड विद डिंग लिरेन फॉर
फॉर वर्ल्ड चेस चैंपियन ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आपके वन लाइनर्स भी हो गए एंड प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, फैक्टॉइड्स हो गए फॉर क्लैट ऑल्सो। तो वन लाइनर्स एलेट के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए एंड प्लस क्लैट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। टोटल ग्रैंड मास्टर्स 88 है इंडिया में, यानी कि 84 तो मेन है और 4 इसके अंदर में विमेन है। चारों बिकॉज 4 ही हैं विमेन जीएम और यहाँ पे एक और नई एडिशन हुआ है, तो इसलिए चारों नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले कोनेरू हम्पी हो जाएगा, शी इज आल्सो द टॉप प्लेयर, टॉप इंडियन प्लेयर इन द चेस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इंडियन जीएम तो विश्वनाथ आनंद हो गए। फिर है डी हरिका, तो ठीक है डी हरिका से कर सकते हैं। आर वैशाली, आई होप यू आर अवेयर, आर वैशाली सिस्टर ऑफ सम मेन चेस प्लेयर ऑल्सो, तो अगर आप वो बता सके तो आर वैशाली सिस्टर ऑफ हूं। एंड फाइनली दिव्या देशमुख। तो ये 4 नाम जो है ऑल्सो वेरी फेमस नेम्स, तो ये चारों नाम भी आपको पता होने चाहिए। एक चीज आपको और बताता हूं, अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पोर्ट्स में चेस इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं या कहीं पर भी ऑनलाइन कुछ रीड करते हैं रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, तो ये जो प्लेयर्स होते हैं, जो चेस के टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें इंडियन प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेशन है, उस न्यूज को पढ़िए। उससे क्या होगा, ये जो नाम है आप रेगुलरली गो थ्रू करोगे तो आपको ये नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे भाई आस्क यू दिव्या देशमुख ने किसको हराया, तो दिव्या देशमुख ने हराया कोनेरू हम्पी को। तो अगर आप इस न्यूज को आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे या इसका न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे कि चेस का गेम कैसे चला था, किस तरीके से क्या करा, तो वो सब हमें याद ना हो, बट ये जो पर्टिकुलर प्लेयर्स है ये हमें याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज अब हम इनके नाम के यूज टू हो चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। ग्रैंड मास्टर होता क्या है, तो ग्रैंड मास्टर इज बेसिकली एक टाइटल होता है और जो पर्टिकुलरली चेस के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, सबसे हाई लेवल के, सबसे स्किल्ड प्लेयर्स जो होते हैं, उनको ये पर्टिकुलर टाइटल मिलता है, इसको बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। ओके, कौन देता है ये, FIDE का जो जैसे आपका जो हाईएस्ट बॉडी होता है किसी भी स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनली, वही इसको देगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ग्रैंड मास्टर बनने की, तो पहला रिक्वायरमेंट तो है कि एक एलओ रेटिंग्स होती है, उसमें 2500 प्लस एलओ रेटिंग्स होनी चाहिए। तो एलओ रेटिंग एक तरीका होता है कि जहां पर भी कोई जीरो सम गेम होता है जिसमें एक जीतेगा एक हारेगा, तो हो सकता है कि जो हार रहा है वो बहुत अच्छा प्लेयर हो बट दूसरा वाला बहुत अच्छा है, तो यहां पे उसके स्किल लेवल को चेक करने के लिए ये एलओ रेटिंग का आप पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हो। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां पे 2500 एलओ रेटिंग प्लस होता है तो ही वो ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर हो सकता है, एंड ये एक मस्ट कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नॉर्म्स यहाँ पे FIDE ने सेट करे हैं, तो उन पर्टिकुलर 3 GM नॉर्म्स को अगर कोई पर्सन अचीव कर लेता है उस बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, तो वो भी क्वालिफाई हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर नॉर्म्स आपको अचीव करना है कि आपको इतने मैचेस जीतने हैं, इतने लंबे मैचेस होने चाहिए, इस टाइप के टूर्नामेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, ये कुछ इस टाइप के नॉर्म्स होते हैं। उसमें से 3 नॉर्म्स अगर आप सक्सेसफुली अचीव कर लेते हो तो आप भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर हो जाते हो। देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक FIDE वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करा और उसी में आपके तीनों नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं आपका FIDE आपको एक्सेप्ट करेगा। आपको मल्टीपल कंट्रीज के जो डिफरेंट GMs होते हैं, मल्टीपल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अंदर में कंटेस्ट करना पड़ेगा और डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स को वहां पे बीट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हो जाओगे। ओके, अब यहाँ पे ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, बिकॉज चेस की बहुत बार न्यूज आती है और वहां पे आता है कि ये एक रैपिड टूर्नामेंट है, ये ब्लिट्ज टूर्नामेंट है, ये आपका एक क्लासिकल टूर्नामेंट है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज तो ये कि जो आपका FIDE वर्ल्ड कप होता है या वर्ल्ड चेस चैंपियन होती है, वो क्लासिकल फॉर्म ही है। और क्लासिकल फॉर्म क्या होता है, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर है उसको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और उसे उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में अपना स्टेप लेना, यानी कोई वॉच नहीं होती है वहां पे। फिर होता है रैपिड। रैपिड के अंदर में टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, 10 से 25 मिनट्स का गेम होता है पर प्लेयर के पास। 25 मिनट्स मिलेंगे पर प्लेयर को। एग्जांपल के लिए अगर 25 मिनट्स का रूल है, 25 मिनट्स के अंदर में उसको जितने भी अपने पर्टिकुलर स्टेप्स करने हैं वो करने पड़ेंगे। थर्ड होता है ब्लिट्ज, 3 से 5 मिनट्स पर प्लेयर, यानी कि ये करीब इतना टाइम मिलता है उसको हर पर्टिकुलर चाल को चलने के लिए। और बुलेट होता है 1 मिनट और लेस, यानी कि उसको 60 सेकेंड्स के अंदर में अपना जो पर्टिकुलर उसका मोहरा है उसको चलना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ चेस फॉर्मेट्स होते हैं जो आपके यूटिलाइज होते हैं। अगेन FIDE वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड चेस चैंपियन
चैंपियन हो, ये सब आपके क्लासिकल टूर्नामेंट्स होते हैं। अकॉर्डिंगली या जो बहुत सारे आपके वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल प्लेयर्स हैं वो भी हम देखेंगे अभी। वो बेसिकली कहते हैं कि जो डी गुकेश है ही इज वेरी गुड इन क्लासिकल चेस, बट वो रैपिड और ब्लिट्ज के अंदर में ही इज नॉट दैट गुड। और यहाँ पे जो वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं या जो बहुत ज्यादा स्किल्ड प्लेयर्स माने जाते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स के अंदर में। अभी डी गुकेश इज वेरी यंग, इट इज एक्सपेक्टेड। बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्री ये भी आई है कि विद टाइम जैसे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा ही इज गोइंग टू गेट बेटर इन दीज टूर्नामेंट्स ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे ये कहीं पे आप नोट कर सकते हैं टॉप 5 चेस प्लेयर्स। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये रैंकिंग्स करंट है, ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं जैसे ही कोई नेक्स्ट चेस टूर्नामेंट होगा, और हमें पता भी नहीं होता, बहुत सारे चेस टूर्नामेंट चलते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी करंटली ये जो पर्टिकुलर 5 प्लेयर्स हैं ये आपके टॉप 5 चेस प्लेयर्स हो जाएंगे वर्ल्ड के। ओके, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के। सबसे ऊपर मैग्नस कार्लसन नॉर्वे, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है चेस का आज तक का। फिर है हिकारू नाकामुरा यूएसए के। थर्ड इज फाबियानो कैरुआना अगेन फ्रॉम यूएसए। एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे तीनों इंडियंस हैं। प्रगनंदा आर प्रगनंदा जो इनका नाम है, जो इंडिया से अभी करंटली ये आपके टॉप चेस प्लेयर है आपके वर्ल्ड के अंदर में, फोर्थ पे आते हैं और इंडिया के नंबर 1 हो गए। फिर डी गुकेश है, कुछ टाइम पहले तक पिछले महीने हम रैंकिंग्स देखे तो डी गुकेश टॉप पे आ जाता और आर प्रगनंदा सेकंड पे हो जाता है इनके बाद, बट अब रैंकिंग चेंज हो चुके हैं। एंड 6 नंबर पे है अर्जुन एरिगासी, जो आपके आज पिछले साल तक ये टॉप आपके चेस प्लेयर थे और टॉप 10 में आने वाले आपके करंट पिछले 10 साल के सबसे पहले इंडियन प्लेयर भी थे। अगर टॉप चेस प्लेयर्स की बात करी जाए तो आर प्रगनंदा फर्स्ट रैंक हो जाएंगे मेंस के अंदर में, और विमेंस के अंदर में करंटली भी कोनेरू हम्पी ही है। ओके, तो ये हैं इंडिया के टॉप चेस प्लेयर्स। चेस हिस्ट्री और देख लीजिए, आई एम श्योर आप सबने चीज सुनी होगी कि जो चेस है जिसको हम शतरंज भी कहते हैं इंडिया के अंदर में, कि ये ओरिजिनेटेड इंडिया में। बट आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, शतरंज जो पर्टिकुलर इस गेम का नाम है वो इंडियन नेम नहीं है। शतरंज जो है वो पर्शिया में जाके, पर्शिया मतलब ईरान में जाके, जब यहां से जो ये पर्टिकुलर गेम था जिसको बोला जाता था चतुरंग, चतुरंग करके गेम था इंडिया के अंदर में, जो गुप्ता एम्पायर के टाइम में इनिशिएट हुआ था। फिर ये पर्टिकुलर गेम जो है, जैसे ट्रेड के साथ सामान ट्रेवल होता है, हमारा ये गेम भी आपका किधर मिडिल ईस्ट के साथ में ट्रेवल हुआ, वहां पे ये बहुत पॉपुलर हुआ, यहां से ये यूरोप गया और उसके बाद में बाकी यूरोप और पूरे वर्ल्ड में जाके स्प्रेड हो गया। तो ओरिजिनली इसको बोला जाता था चतुरंग, जो गुप्ता एम्पायर के टाइम में इनिशिएट हुआ था। फिर ये पर्शिया गया, वहां इसका नाम पड़ा शतरंज, और शतरंज के बाद ये पहुंचा आपके यूरोप के अंदर में। तो जो मॉडर्न चेस है तो देयर वाज अ डिफरेंट, चतुरंग थोड़ा डिफरेंट गेम था, शतरंज जो था वो बहुत हद तक मॉडर्न चेस की तरह है। और अभी जो मॉडर्न चेस हम खेलते हैं वो बेसिकली 15th सेंचुरी यूरोप के अंदर में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में जो गेम है उसका नाम था चतुरंग, गुप्ता एम्पायर के टाइम में। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट क्या होता है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप बेसिकली कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जो टॉप 8 प्लेयर्स होते हैं वर्ल्ड के वो प्ले करते हैं, और जो उसको जीतता है वो वर्ल्ड चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर देता है, और पिछले साल के चेस चैंपियन के साथ वो ये टूर्नामेंट फाइट करता है। ओके, तो दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी दोनों ने क्वालिफाई कर दिया है आप किस चीज के लिए, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए। ओके, तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट रिगार्डिंग द गेम ऑफ चेस। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि और कोई भी पॉइंट्स हो, तो जब भी और कुछ न्यूज में आएगा तो हम उसको भी कवर करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट यू अगेन कि चेस का तो अलग से आप 4-5 पेजेस अलग ही रखिए, वहां पे कुछ भी चेस रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो उसको एक साथ ही वहां नोट डाउन कर लीजिए। अगेन चेस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे अगेन फर्स्ट पेज की ही न्यूज है हिंदू की, और अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हेयरिंग चल रही है रिगार्डिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज अंडरटेकन इन बिहार। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि बिहार के अंदर में इलेक्टोरल रोल्स को यहाँ पे वापस से रिवाइज करा जा रहा है, और उसके लिए जो एक्सरसाइज करी जा रही है उसको यहाँ पे चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो पिछली बार इसको हम कंटिन्यूअसली ही कर रहे हैं, तो मैं पुराना नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जो नया अपडेट आया आपके पास में वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अपडेट इज कि पहले आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार और जो एपिक कार्ड होता है, यानी कि आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, उसको भी आप एज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करिए फॉर देयर नेम इन द इलेक्टोरल रोल। तो ईसीआई ने यहाँ पे मना कर दिया कि हम आधार को, राशन कार्ड को और एपिक कार्ड को यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज इनको बहुत इजीली यहाँ पे आप बेसिकली इजीली क्या इसका डुप्लीकेशन कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्जरी करके यहाँ पे आप इस तरह का कार्ड प्रेजेंट कर सकते हो।
तो अब ये जो पर्टिकुलर ईसीआई का डिसीजन था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने वापस से ईसीआई को बोला है कि आप जो ये एसआईआर एक्सरसाइज कर रहे हो इट शुड नॉट बी एक्सक्लूजनरी इन नेचर बट इट शुड बी इंक्लूजनरी इन नेचर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सरसाइज करके आप बहुत सारे लोगों को इलेक्शन का जो उनका राइट है उससे बेसिकली आप यहां से रिमूव कर रहे हो, बट यहां पे इस एक्सरसाइज से आप जो लोग नहीं आ पाए लिस्ट के अंदर में उनका एडिशन होना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्लैरिफाई करा है कि जो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज दिख रही है, जिस तरीके से ईसीआई का बिहेवियर है, उससे ये मोर ऑफ एन एक्सक्लूजनरी एक्सरसाइज दिख रहा है रेदर देन इंक्लूजनरी एक्सरसाइज दिख रहा है। तो यहां पे अगर आप लेफ्ट में देख रहे हो तो एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपके एग्जाम में ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं पूछी जाएगी, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि कौन से ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईसीआई ने अलाउ करे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या आर्ग्यूमेंट दिया। तो अगर आप ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो एक आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन कार्ड, जो कोई पीएसयू में कोई काम करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, वो हो जाएगा। अगेन कोई आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटीज ने रिलीज करा हो, बर्थ सर्टिफिकेट आपका, पासपोर्ट अगर आपके पास में है, आपकी 10th या 12th की मार्कशीट यहां पे हो जाएगी, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर आपको किसी स्टेट अथॉरिटी ने इशू करा है, फॉरेस्ट राइट का आपके पास सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी ओबीसी यानी कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो आपके पास में, एनआरसी अगर वहां पे है, जैसे आसाम के अंदर में एनआरसी है तो उसमें आपका नाम हो, फैमिली रजिस्टर अगर स्टेट गवर्नमेंट या आपकी म्युनिसिपैलिटी प्रिपेयर करती हो, या फिर आपके पास में कोई हाउस अलॉट होने का या लैंड अलॉटमेंट का यहां पे कोई गवर्नमेंट पेपर यानी आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो। तो यहां पे ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है इन दिस रिवीजन एक्सरसाइज कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपने शोकेस कर दिए तो फिर आप वैलिड हो जाओगे वोटर आईडी में इंक्लूड करने के लिए। नहीं कर पाए तो आपका नाम यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और यहां पे इलेक्शन कमीशन का ये आर्ग्यूमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करा कि आप यहां पे आधार और राशन कार्ड को इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज इसमें फॉर्जरी पॉसिबल है और डुप्लीकेशन पॉसिबल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि आपने जो ये 11 डॉक्यूमेंट्स बताएं क्या ये कंक्लूसिव इन नेचर है, क्या इनके अंदर में फॉर्जरी नहीं हो सकती? तो ईसीआई ने यहां पे क्या बोला कि ये भी कंक्लूसिव नहीं होते, इसमें भी हो सकती है, और इसके बाद भी इट इज नॉट गारंटीड कि इनको एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपका नाम आ ही जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा कहा कि अगर यहां पे फॉर्जरी हो सकती है तो वहां पर भी अगर हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। दूसरी चीज, हो सकता है आपके वोटर आईडी कार्ड में एक ऐसा कार्ड निकल जाए जो 1000 या 10,000 के अंदर में आपका फॉर्ज हो, यानी कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका जो इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, बट वेरी सून इसका फाइनल जजमेंट आएगा और वहां पे जो अब तक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन सबको भी ईसीआई को मैंडेट कर दे कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम जो है ये इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन से निकल जाएगा। और इलेक्शन जो है वेरी सुन नवंबर के मंथ में होने वाले हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी भी बहुत जरूरी है। ओके, तो ये एक अपडेट है, तो इसलिए सिर्फ इसको समझ रहे हैं हम। एक और न्यूज आई है, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम क्लस्टर्स इन फ्लड प्रोन एरियाज। तो हिंदू के अंदर में एक साइंस करके सेक्शन आता है, उसमें ये आर्टिकल है और न्यूज इज बेसिकली दिस कि इंडिया के जो स्लम्स हैं, जो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर में, इंडिया के अंदर में जो स्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा आपके फ्लड प्रोन एरियाज में है वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपली बिकॉज कि स्लम के अंदर में क्या होता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। स्लम के अंदर में क्या होता है कि प्रॉपर आपके एग्जिट्स नहीं होते हैं, तो अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो इट इज पॉसिबल कि स्लम्स के अंदर में जो लोग हैं वो उसी एरिया में स्टक हो जाएं और एक बड़ी ट्रेजेडी के अंदर में, ह्यूमन ट्रेजेडी के अंदर में वो कन्वर्ट हो जाए। तो उस बेसिस के ऊपर पे ये पर्टिकुलर एक साइंस बेस्ड आर्टिकल आया आपका। तो इन केस आप हिंदू पढ़ते हैं तो साइंस में भी बहुत बार बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं आपके। ये साइंस का आर्टिकल भी हो गया, एनवायरमेंट का आर्टिकल भी हो गया, क्लाइमेट चेंज का आर्टिकल भी हो गया, तो इस टाइप के आर्टिकल्स आप रीड कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आप रीड करिए बिकॉज ये तो समझने का आर्टिकल है, इसमें पढ़ाने को कुछ नहीं है। बट आई थॉट कि यहाँ पे ये स्लम वर्ड आया तो बहुत बारी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं, भाई स्लम होता क्या है, इंडिया में क्या उसको डिफाइन किया जाता है क्या? और सिंपली अगर हम स्लम पढ़ रहे हैं तो ये भी पता कर सकते हैं कि वर्ल्ड का स्लम कौन से बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कौन सा है, पॉपुलेशन के बेसिस पे कौन सा बड़ा है, एरिया के बेसिस पे कौन सा बड़ा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये सिर्फ एक दो पॉइंट्स आप देख लेते हैं कि भाई बेसिकली स्लम को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कि क्या कच्ची बस्ती जिसे हम कहते हैं, तो कहीं पर भी अगर 5-6 घर होंगे तो क्या वो एक स्लम उसको डिक्लेयर किया जा सकता है?
तो जो सेंसस है आपका, और अभी सेंसस भी न्यूज में चल रहा है, तो एज पर सेंसस ऑफ इंडिया स्लम डिफाइन किया जाता है एज अ कॉम्पैक्ट एरिया ऑफ एटलीस्ट 300 पीपल और अबाउट 60 to 70 हाउसहोल्ड्स। यानी कि स्लम के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है, या तो वहां पे मिनिमम ऑफ 300 पीपल्स रहते हो, यानी एक पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट एरिया है जहां पे एटलीस्ट 300 लोग हैं, या फिर 60 से 70 यानी 60 फैमिलीज होनी चाहिए। यानी 300 पीपल और 60 फैमिली, यानी एक फैमिली में 5 लोग हो गए, तो आपके 60 फैमिलीज में 300 लोग हो जाएंगे। ओके और ये पुअरली बिल्ड कंजेस्टेड टेनेमेंट्स होने चाहिए। तो कोई कॉलोनी भी हो सकती है, वहां पे हो सकता है 300 या 3000 लोग रहते हो, बट अगर वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, कंजेस्टेड पर्टिकुलर टेनेमेंट्स है, मतलब इस तरीके से आपके झुग्गियां बनी हुई है, तो वो स्लम की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ओके सेकंड क्या उसकी कंडीशन होती है, यूजुअली विद इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैनिटेशन। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग होता है, वहां सैनिटेशन मिसिंग होता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्लम बाय द लोकल गवर्नमेंट अंडर एनी एक्ट। तो यहां पे रिक्वायरमेंट क्या होती है कि लोकल गवर्नमेंट को उसको कच्ची बस्ती या स्लम यहां पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये जब पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब कोई पर्टिकुलर एरिया को आप स्लम की डेफिनेशन में पुट अप करते हो। ओके तो ये स्लम की डेफिनेशन हो गई। तो सिंपली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो वो ये आ सकता है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो 300 पीपल और 60 फैमिलीज इज द क्वालिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्लम बाय द लोकल गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम क्या है, तो इनको हम दो एस्पेक्ट्स में देखते हैं। पहला तो है कि अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा जाए कि कितने एरिया के अंदर में फैला हुआ है, तो औरंगी टाउन है कराची पाकिस्तान के अंदर में, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्लम माना गया है वर्ल्ड का। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो एशिया का तो है ही, बट वर्ल्ड का भी ये लार्जेस्ट आपका स्लम हो चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और वो इंडिया का ही है, धारावी मुंबई के अंदर में। ओके तो पॉपुलेशन के बेसिस पे धारावी और एरिया के बेसिस पे औरंगी टाउन कराची पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदू का एक एडिटोरियल है, व्हाई एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस आर पर्टिनेंट। तो यहाँ पे जो फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन द सेक्टर या इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओनली, अरविंद दीदार सिंह, उनका ये पर्टिकुलर आपका आर्टिकल आया और बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो यहाँ पे आर्टिकल आप रीड करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि एंटी ट्रस्ट, जिसको इंडिया में आपका एंटी कॉम्पिटिटिव लॉ कहा जाता है या कॉम्पिटिशन लॉ कहा जाता है सिंपली, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंट्री के अंदर में इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो है उसको अगर यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, तो एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन को लेके कि क्यों वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट केसेस आए हैं, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, उसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल रखा है। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए अगर आप हिंदू पढ़ते हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको बता रहा हूं कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो लाइक आई टोल्ड यू कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस आर नथिंग बट योर एंटी कॉम्पिटिशन लॉस। या कंपटीशन लॉ ही कह दीजिए, एंटी क्यों कहना है, एंटी हटा देते हैं इसमें। इट्स अ लॉ जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को यहां पे प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके तो एंटी ट्रस्ट लॉ रेफर्स टू स्टैट्यूट्स डेवलप्ड टू प्रमोट फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट मोनोपोलीज और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो यहां पे कोई भी एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होता है, एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस क्या होते हैं, तो ये पर्टिकुलरली उन पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स को डिक्लेयर किया जाता है जो कहीं ना कहीं फेयर कंपटीशन को प्रमोट करें और यहां पे मोनोपोलीज या अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को यहां पे प्रिवेंट करे। तो यहां पे या तो मोनोपोलीज प्रिवेंट होनी चाहिए या अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस यहां पे प्रिवेंट होनी चाहिए और फेयर कंपटीशन प्रमोट होना चाहिए, तब जाके यहां पे आप इसको एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन कह सकते हैं। ओके अब इंडिया के अंदर में कौन सा लॉ है, तो इंडिया के अंदर में है कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, बट इसका ओरिजिन कहां से आता है, तो एक एक्ट आप पढ़ोगे, शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1890। तो यूएस के अंदर में पहली बार ये प्रिंसिपल आया था, जिसके अंदर में अगर कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई भी ऐसा ग्रुप है जो मोनोपोली क्रिएट करता है, एंटी ट्रस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर करता है, तो ऑल सच काइंड ऑफ पर्टिकुलर मोनोपोलीज और पर्टिकुलर बिहेवियर वुड नॉट बी टॉलरेटेड इन द इकोनॉमी। तो शुरुआत हुई थी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लेटर ऑन इसका हमने बेनिफिट जब देखा उस पर्टिकुलर सेक्टर में, वी बेसिकली एक्सटेंडेड इट टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो वर्ल्ड के अंदर में तो शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट है 1890 का, जो फर्स्ट ऐसा लॉ था जो एंटी ट्रस्ट से डील करता था या कंपटीशन लॉ से डील करता था। और इंडिया के अंदर में लॉ क्या है, इट इज कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। ओके तो कंपटीशन एक्ट
2002 के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को इंप्लीमेंट करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको बोला जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दी कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 में 2003 के अंदर में हमने सीसीआई और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, और ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, और ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है जो यहाँ पे रेगुलेट करती है। तो इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो यहाँ पे कंपटीशन को डीमोटिवेट करती है तो उसको बेसिकली हमें प्रिवेंट करना है। सो एनी एक्टिविटी विच हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन शुड बी प्रिवेंटेड। सेकेंड इज कि हमें कंपटीशन को सस्टेन करना है, प्रमोट करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एंटी कंज्यूमर है वो भी यहाँ पे कंपटीशन कमीशन के होल्ड में आती है। और फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड को हमें इंश्योर करना है, हर किसी के पास में फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए। अब फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप सब मिलके एक मोनोपोली क्रिएट कर लें और मार्केट में प्राइस फिक्स ले, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर के इंटरेस्ट होते हैं और मार्केट के अंदर में सस्टेनेबल कंपटीशन नहीं रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस पे, जो बेसिकली हमें बताएगा कि कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं आपके कंपटीशन लॉ के। तो सबसे पहला आता है कि सेक्शन 3 के अंदर में कोई भी जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं वो प्रोहिबिटेड है। तो आपने मिलके कोई कार्टेल बना लिया, मतलब आपने एक बेसिकली यहाँ पे सेक्टर जो है उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। थर्ड इज बिड रिगिंग, कि आपने मिलके डिसाइड कर लिया कि जो नेक्स्ट टेंडर निकलेगा एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट का, उसमें हम यहाँ पे बिड फिक्स कर लेते हैं और इससे ज्यादा कोई बिड नहीं करेगा। और थर्ड इज प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि हम बाजार में जो चीज बेचते हैं उसकी हमने प्राइस मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी। सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, होते क्या है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। सेकंड, बहुत बार और आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन लॉ के जो केसेस होते हैं वो सेक्शन 4 से डील करते हैं। और ये क्या कहता है, ये प्रोहिबिट करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि अगर कोई कंपनी मार्केट को डोमिनेट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंपनी है, जैसे आप समझिए कि इंटरनेट के केस में वो गूगल हो जाएगा, ठीक है, कि जो यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है और यहाँ पे अगर वो चाहे तो पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकती है, इस टाइप की प्राइसिंग रख सकती है कि कोई भी कंपटीटर उससे कंपीट ना कर पाए। तो एग्जांपल के लिए अगर कोई अनफेयर प्राइसिंग कर रहा है, प्राइसिंग जो है वो इतनी लो है एंड इट इज ओनली बिकॉज कि यहाँ पे वो कंपटीटर्स को नहीं आने देता, प्रीडेटरी प्राइसिंग है। अगेन सिमिलरली डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस है, यानी कि बेसिकली ये है कि गूगल ये कह सकता है कि अगर आप मेरे पर्टिकुलर पॉलिसी की मानोगे तो ही गूगल के प्ले स्टोर पे जहां से हर कोई मोबाइल में गेम्स और सब डाउनलोड करता है तभी आप उस पे होगे। तो अगर आपने उसकी पॉलिसी नहीं मानी तो आपका मार्केट एक्सेस डिनाई हो जाएगा। तो ये सब जो होती है ये सब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आता है और सेक्शन 4 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट इसको भी करता है। और करंटली जो सारे इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर में है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि मार्केट क्या कंसोलिडेट हो रहा है तो कुछ ही बड़ी बड़ी कंपनीज हर सेक्टर में बच रही हैं। जैसे टेलीकॉम के अंदर में देखोगे तो अभी भी डुओपोली है, जैसे एयरटेल और जियो है। अब मान लो एयरटेल और जियो पर्दे के पीछे जाके दोनों प्राइस फिक्स कर दे कि मिनिमम हमारा जो पर्टिकुलर रिचार्ज होगा वो मिनिमम लेट से 500 रुपीज का होगा, जो 1 GB जिसमें इंटरनेट मिलेगा। यानी कि दोनों ने डिसाइड कर लिया कि 500 से कम तो हम नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम कम्पीट कर लेते हैं। तो ये मोनोपोली नहीं, ये डुओपोली हो जाएगी और ये भी आपके प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में भी आएगा और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में भी आएगा। और सेक्शन 5 और 6 है जो कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करता है, यानी कि लेट से कर एयरटेल और जियो अगर मर्ज होकर एक सिंगल कंपनी बनाना चाहे तो वो कॉम्बिनेशंस में आता है, तो वो चीज अलाउ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एयरटेल और जियो को मिला के जो एक टेलीकॉम कंपनी बनेगी वो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, उसका मार्केट शेयर 70-80% होगा और उससे कोई भी कंपीट नहीं कर पाएगा। तो इट इज पॉसिबल कि कंपटीशन को फेवर करने के लिए ऐसे कॉम्बिनेशंस अलाउ नहीं किए जाए। तो ये अगर कहीं पर भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कंपटीशन को हार्म करे, ऐसा कोई मर्जर एंड एक्विजिशन, तो वो पर्टिकुलर एक्विजिशन या मर्जर डिसअलाउ करा जा सकता है बाय द सीसीए। तो ये कंपटीशन एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो जाएंगे। एक केस देख लेते हैं, जैसे अभी रिसेंटली केस है गूगल वर्सेस अ गेमिंग कंपनी। गेमिंग कंपनी का नाम नहीं है यहाँ पे, बट गूगल के अगेंस्ट में गेमिंग कंपनी ने केस फाइल करा। तो इट इज बेसिकली रिगार्डिंग अ पायलट प्रोग्राम
प्रोग्राम। तो यहाँ पे गूगल का एक प्रोग्राम था रियल मनी गेमिंग पायलट प्रोग्राम। इसके अंदर में गूगल क्या कर रहा था कि जो पायलट प्रोग्राम है उसके अंदर में आप ऐड कर पाओगे। तो इसमें एक्सेस सिर्फ उन गेम्स को मिल रहा था जो या तो रमी रिलेटेड एड्स हैं या फिर डेली फैंटेसी स्पोर्ट जो होते हैं उसके रिलेटेड एड्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट या आपका जो गूगल है वो क्यों इस पर्टिकुलर इनको ही फेवर कर रहा था, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स है, रमी है, ये ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं एंड दे आर रेडी टू पे हायर प्राइसेस फॉर मोर एडवर्टाइजमेंट। तो इसलिए उनको केटर करने के लिए आपकी गूगल ने एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बना दी जिसका नाम दिया रियल मनी गेमिंग, और उसमें बोला कि ये पायलट प्रोग्राम है, हम आगे जाके सबके लिए ओपन करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ इनके लिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो बाकी गेमिंग कंपनीज हैं जो इनके साथ शायद फ्यूचर में कंपीट करें उनको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे इसको बोला गया अनफेयर डिनायल ऑफ एड स्पेस एंड डिस्कवरी, और आपका जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसको सेक्शन 4 के अंदर में पहले से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे गूगल के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। इसके अलावा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ट्रस्ट केस जानने हैं तो बीसीआई का केस था जिसमें सीसीआई ने फाइन किया था बीसीआई को, बिकॉज यहाँ पे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, सेलेक्टिवली यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने का, टीवी पे दिखाने का राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा था। गूगल का एंड्रॉइड केस है वेरी फेमस केस विच इज बेसिकली कि गूगल ने यहाँ पे आपके जो हार्डवेयर कंपनीज होती है जैसे आप सैमसंग हो गया आपका या ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, ये सब इन सब के साथ में एग्रीमेंट करा और यहाँ पे उनको फोर्स किया कि जो आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये सब सैमसंग एक्सेट्रा, कि आपको जो गूगल के एप्स हैं उनको प्री इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। तो जब भी आप एंड्रॉइड का फोन बाय करते हैं यू वुड सी देयर कि उसके अंदर में आपके गूगल के जो एप्स होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, एंड इतना ही नहीं उनको आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास में पुराना कोई एंड्रॉइड का फोन है उसमें आप देखिए क्या आप यूट्यूब, गूगल जो ये सब एप्स होते हैं क्या इनको डिलीट करने का ऑप्शन है क्या? बाकी के एप्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, उनको आप डिलीट नहीं कर पाओगे, इसको डिलीट नहीं कर पाओगे। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये आपका गूगल का एंड्रॉइड केस था जिसके अंदर में गूगल को 1337 करोड़ का यहाँ पे फाइन भी देना पड़ा है। ये तो सिर्फ इंडिया की बात है, यूरोप के अंदर में तो प्रॉपर यहाँ पे उनके फाइन भी लगा है और आपका जो गूगल है उसको अपनी पूरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी है। बट इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे फाइन तो लगाया गया बट अभी तक गूगल को बाउंड नहीं किया गया है कि जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स हैं उन सब में भी उनको डिलीट करने की फैसिलिटी मिले। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि आपने यहाँ पे गूगल ने क्या करा कि बिकॉज आप प्री इंस्टॉल्ड ऐप देते हो तो एक बिहेवियरल ट्रेट होता है और वो ये होता है कि कोई भी पर्सन जो उसके फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स होता है उसी को ही वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो रेदर देन आप किसी और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस को जाके यूज करते, जैसे कि बहुत सारी होती हैं आपकी, डेली मोशन करके बहुत फेमस हुई थी आपकी, जो आपका कंप्यूटर बना था यूट्यूब का। तो आप बिकॉज नया ऐप डाउनलोड नहीं करोगे यूट्यूब के ऊपर पे, आपको जो वीडियो देखना अगर वो अवेलेबल है तो आप वही देखने लग जाओगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूट्यूब ने पूरा जो वीडियो स्ट्रीमिंग का मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया। ओके, तो इस तरीके से ये आगे जाके फ्यूचर में बाकी सेक्टर्स में भी डोमिनेट कर सकता है। डीएलएफ का केस था, यहां पे कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डीएलएफ है इट्स अ वेरी फेमस रियल एस्टेट कंपनी इन गुड़गांव, पूरा जो गुड़गांव का मेन डेवलपमेंट है वो डीएलएफ के अंडर में ही हुआ है। तो इसको पेनलाइज करा गया बिकॉज अपार्टमेंट बायोस्पेस ने बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव यहाँ पे पॉलिसीज या अनफेयर आपकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रखा था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। इंटरनेशनल लॉ की बात करी जाए तो इंटरनेशनल लॉ का सिंपल सा आंसर है कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो एंटी ट्रस्ट को या कॉम्पिटिशन को गवर्न करता है। यस, देयर आर बायलैटरल एग्रीमेंट्स लाइक इंडिया ईयू के बीच में, इंडिया यूएस के बीच में डायलॉग्स रहता है और बायलैटरली वी डिसाइड कि हम यहाँ पे यूएस कंपनीज को या ईयू की कंपनीज को फेयर ट्रीटमेंट देते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और कोई भी जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती है उससे उनको बचाते हैं। यानी कि कहीं पे जिस सेक्टर के अंदर में कोई पहले से एंटी कॉम्पिटिशन है इस तरह का कुछ, तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क करके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भी इंडिया पार्ट है और यहाँ पे ये बेसिकली डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनली हमें एंटी ट्रस्ट लॉ को या कॉम्पिटिशन लॉ को कैसे प्रमोट करना चाहिए। तो करंटली कोई भी ग्लोबल ट्रीटी नहीं है, डब्ल्यूटीओ के अंदर में भी कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है जो बेसिकली आपका कॉम्पिटिशन लॉ से, एंटी ट्रस्ट लॉ से डील करता हो। गेट्स करके जो एग्रीमेंट है उसके अंदर में बात है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव वे में वो बात करता है बट अगेन कुछ भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो सिंपल आंसर ये हो जाएगा कि अगर कॉम्पिटिशन लॉ का कोई क्वेश्चन आए, एंटी ट्रस्ट का कोई क्वेश्चन आए कि विच इंटरनेशनल ट्रीटी डील्स विद कॉम्पिटिशन लॉ, तो डील में तो चलो गेट्स आ जाएगा बट इज देयर एनी बाइंडिंग ट्रीटी फॉर कॉम्पिटिशन लॉ या एंटी ट्रस्ट लॉ, तो आंसर हो जाएगा नो, ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं है।
नेक्स्ट पे आते हैं, जस्टिस ऑन होल्ड इंडिया कोर्ट्स आर क्लॉग्ड। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आया है हिंदू के अंदर में ही, आज बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज आई हैं जिसके अंदर में हमें एक डेटा आया है और द डेटा इज कि जो पर्टिकुलरली कोर्ट्स है आपके, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, वो आपके पेंडेंसी ऑफ केसेस वैसे क्लॉग्ड हो चुके हैं, बिल्कुल जैम हो चुके, जैम पैक्ड है। एंड जो डेटा आया है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, एंड डिस्टर्बिंग तो पहले से ही था बट फिर से हमें एक रिलेशन आ रहा है कि बहुत ज्यादा कोर्ट के अंदर में पेंडेंसी है। एंड द डेटा इज कि हमारे कोर्ट्स के अंदर में टोटल देखा जाए तो 5 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग है, जिसमें 4.5 करोड़ केसेस आपके पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर में, और लोअर कोर्ट्स में टोटल में करीब 60 लाख प्लस केसेस आपके पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और 81,000 प्लस केसेस आपके पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ठीक है, तो तीनों लेवल पे जो पेंडेंसी है वो बहुत हाई लेवल की है। 81,000 सुप्रीम कोर्ट में, 62 लाख प्लस हाई कोर्ट्स के अंदर में, और 4.5 करोड़ आपके डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट्स के अंदर में है। कलेक्टिवली मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। अगर टोटल केस पेंडेंसी देखी जाए तो 66% ऑफ क्रिमिनल केसेस और 63% ऑफ सिविल केसेस 1 साल से पुराने, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हैं आपके वो 1 साल से ज्यादा पुराने हैं। अगर यहाँ पे डेटा नहीं मिले तो फिर फायदा क्या है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट पेंडेंसी किस स्टेट में है, तो चाहे हाई कोर्ट का सवाल हो और लोअर कोर्ट का हो, दोनों में यूपी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेंडेंसी है। लोअर कोर्ट्स की लोएस्ट पेंडेंसी हमारे पास नहीं है, बट लोएस्ट पेंडेंसी इन सिक्किम, अगर हाई कोर्ट की पूछा है तो सबसे कम सिक्किम में, बट सिक्किम क्या बहुत छोटा पर्टिकुलर आपका स्टेट है, तो वहां पे इसलिए पेंडेंसी भी लो है, तो वहां पे केसेस बहुत कम है इसलिए लोएस्ट पेंडेंसी है। अदरवाइज उत्तर प्रदेश स्टेट भी बहुत बड़ा है और बहुत लंबे टाइम तक वहां पे केसेस पेंडिंग भी रहते हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हाईएस्ट टाइम टेकन टू डिस्पोज अ केस वो उत्तर प्रदेश में करीब 11 से 12 ईयर्स लगता है एक केस को वहां पे बेसिकली रिजॉल्व करने के अंदर में। तो हाईएस्ट पेंडेंसी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में आ जाएगा। रीजंस क्या हैं भाई डिलेस के? तो एक तो रीजन है तारीख पे तारीख ही आपका, तो आपका जो जजेस स्ट्रेंथ है वो भी वीक है, लॉन्ग एडजुडिकेशन टाइम्स है सिविल लिटिगेशन, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे क्या होता है, कोई सिविल केस होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, यानी कि सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा क्या है, 40% केस ही ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर में पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर 1 जनवरी को केस फाइल हुआ है तो ऐसे 100 में से 40 केसेस होंगे जो 31 दिसंबर से पहले आपके फिनिश होंगे। अदरवाइज जो 60 केसेस है 100 में से, वो सारे के सारे आपके 61 केसेस उल्टा वो आपके नेक्स्ट ईयर में आपके हो जाएंगे। करीब करीब 20% ऐसे केसेस हैं जो 5 साल से ज्यादा लेते हैं। ओके, जुडिशियल वैकेंसीज ओनली 79% ऑफ सैंक्शन जज स्ट्रेंथ हैज बीन फिल्ड। अगर टोटल स्ट्रेंथ देखी जाए जजेस की जो रिक्वायरमेंट है, अगर 100 जजेस चाहिए तो वहां पे 79 है, यानी 21 जो कोर्ट्स हैं वो हमेशा खाली पड़े रहते हैं। अभी जो पर्टिकुलर हमारा डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर में जज टू पॉपुलेशन रेशियो है वो भी बहुत पुअर है। हमारा 50 पर लाख पॉपुलेशन होना चाहिए, पर 10 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए, बट अभी क्या है ओनली 15 है। 50 होने चाहिए, 15 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन या पर मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट आपके तारीख पे तारीख मिल रही है। पुअर केस शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं होती है। लैक ऑफ मैंडेटरी टाइमलाइंस पर केस टाइप में मैंडेटरी टाइमलाइंस होनी चाहिए। हमने अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, उसमें टाइमलाइंस प्रोवाइड करी है क्रिमिनल केसेस में, बट लेट्स सी वो कितना फॉलो हो पाती हैं। अगर फॉलो हो पाएंगी तो शायद हम इस डिलेस को कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, बट ये अभी करंट की स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं आपके। नेक्स्ट पे आते हैं, थाईलैंड कंबोडिया एग्री टू सीज फायर। तो इट जस्ट एन अपडेट, थाईलैंड कंबोडिया का अभी आपका प्रीवियस वीक में हमने MIT शॉर्ट करा है, तो आप क्लैटप्रैप के चैनल पे देखिएगा, आपको थाईलैंड कंबोडिया जो कॉन्फ्लिक्ट है या वॉर है उसके ऊपर पे एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा वीडियो वहां पे बनाया हुआ है। हाफ एन आवर का वीडियो है, 28 मिनट्स का वीडियो है। 1.5 या 2 पे देखा करें, मैं तो ये आपको कहूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके रिगार्डिंग ये एक अपडेट आया, तो यहाँ हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं, आपको वो वीडियो देखना है इसके लिए। तो थाईलैंड कंबोडिया ने क्या है यहाँ पे सीज फायर के लिए एग्री करा है। मीडिएशन किसने करी थी इसके अंदर में? तो मीडिएशन करी है मलेशिया ने। ठीक है, तो मीडिएटर्स लिख लीजिए कि ये जो थाईलैंड कंबोडिया का सीज फायर हुआ है इसमें मेजर मीडिएटर तो है आपका मलेशिया, बट मलेशिया के अलावा देयर वाज USA ऑल्सो एंड चाइना। तो 3 कंट्रीज हो जाएंगी आपकी जो मीडिएशन कर रहे थे, मलेशिया, USA और चाइना। इन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में यहाँ पे मीडिएशन करा है। तो ठीक है, न्यूज तो आपको वहां से देखनी है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे कि हु इज द करंट कंबोडियन एंड थाई
थाईलैंड और कंबोडिया के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसके भी प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हु इज द थाई पीएम जो अभी सस्पेंडेड है, बिकॉज अभी जो थाई के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी जो थाई पीएम है वो सस्पेंडेड है, तो वो कौन है। मलेशिया के पीएम जिन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया है वो कौन है। तो यहां पे मैं आपसे सिंपल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा हूं, कंबोडिया के, थाईलैंड के और मलेशिया के, ठीक है। इसके अलावा कंबोडिया की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, मलेशिया की कैपिटल क्या है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, चाइना ऑफर सब्सिडीज इन अ बिड टू बूस्ट बर्थ रेट। तो एक कंट्री जो एक टाइम पे वर्ल्ड में फेमस हो रही थी कि बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट था, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था चाइना में, इट वाज सेड। तो इस वजह से चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक वन चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे करी थी, और अगर कोई सेकेंड चाइल्ड यहाँ पे करता था, बर्थ करता था, तो उनको पनिश किया जाता, तो सेकेंड चाइल्ड को कंपल्सरी आर्मी के अंदर में या कहीं और पर्टिकुलर स्टेट के उस बॉडी के अंदर में करना था। इसके बाद जब वन चाइल्ड पॉलिसी हुई तो उसके जो पर्टिकुलर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी उसको फेस करने पड़े। एक तो जस्ट लाइक इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, इंडिया ऑल्सो वांटेड कि भाई यहाँ पर भी लड़का होना चाहिए। सिमिलरली चाइना भी बहुत सिमिलर है इस पर्टिकुलर केस में, और वहां पर भी यू वुड सी कि बहुत ज्यादा बॉयज हो चुके हैं। तो वहां पे अनलाइक इंडिया, यहाँ पे तो हमारा बर्थ कंट्रोल को लेके या टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के अंदर में आपका फीटस को आइडेंटिफाई करना, उसका सेक्स आइडेंटिफाई करना क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसा चाइना में नहीं था। तो यू वुड सी देयर कि वहां पे जो मेन का नंबर है वो बहुत हाई हो गया, विमेन का नंबर बहुत कम है, बिकॉज इफ दे कुड हैव ओनली वन चाइल्ड दे वांटेड कि इट शुड बी अ मेल चाइल्ड। तो ये पर्टिकुलर इशू हुआ। दूसरा बड़ा इशू क्या हो रहा है कि अब एटलीस्ट सिंस 2019 नाउ, एटलीस्ट टिल सिंस 2019 नाउ, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है। तो इस वजह से 2016 में ही चाइना ने अपनी फर्स्ट वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी उसको एंड कर दिया था। बट द इशू इज कि आप लोगों को बच्चे करने से रोक तो सकते हो, बट आप कुछ भी करके लोगों को और बच्चे करने के लिए यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते हो। तो ना आप उनको कोई इंसेंटिव देके ऐसे फोर्स वो कर पाओगे, और ना ही उनको फोर्स किया जा सकता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि चाइना हैज ट्राइड मेनी थिंग्स, बट वहां पे जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। वो जो बर्थ रेट है वो पहले ही रिप्लेसमेंट रेट जो होती है 2.1 से उससे नीचे जा चुकी है, और बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन हो रही है। तो वहां पे पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका है। तो चाइना ने अब यहाँ पे क्या करा है, वो हर पर्टिकुलर फैमिली को यहाँ पे $500 पर चाइल्ड देगा अंडर 3 इयर्स ऑफ एज। तो बेसिकली सब्सिडी दी जा रही है जिससे आप अपने उस बच्चे को पाल सकें, एंड नॉट अ स्मॉल अमाउंट, $500 पर चाइल्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा अंडर 3 इयर्स ऑफ एज, सो दैट यहाँ पे जो चाइल्ड बेयरिंग है वो और भी ज्यादा प्रमोट हो। सो वन ऑफ द रीजन इज कि एक बार आप जब एजुकेटेड हो जाते हो एंड यू फील लाइक यू वांट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ईदर इफ यू वांट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर योरसेल्फ, देन यू माइट नॉट इवन कंसीडर हैविंग अ चाइल्ड बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इन केस यू डिसाइड दैट यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, you would maximum have one child because you want कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए और उस चाइल्ड का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग हैं वो एक चाइल्ड की तरफ होते हैं, एंड यू कैन सी हियर ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो हमारे इंडिया में भी एटलीस्ट मिडिल क्लास में, हाई क्लास मिडिल क्लास के अंदर में भी आप देख सकते हैं कि दे आर लिमिटिंग देयर फैमिली टू अ सिंगल चाइल्ड नाउ, एंड वन ऑफ द रीजन इज कि दे से कि महंगाई बहुत हो चुकी है, तो इसलिए 2 बच्चों को यहाँ पे पाल पाना बहुत मुश्किल होता है। उसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे बेसिकली काउंटर करने के लिए चाइना क्या कह रहा है कि हम आपको $500 पर चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और रेट्रोस्पेक्टिव मिलेगी फ्रॉम जनवरी 1, 2025। तो जो जिनके भी जनवरी 1, 2025 से बच्चे हुए हैं उनको $500 पर चाइल्ड मिलेगा अंडर 3 इयर्स ऑफ एज। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड और फर्टिलिटी रेट को बूस्ट करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में हो गई थी, अलाउिंग अप टू 3 चिल्ड्रन फ्रॉम 2021। तो वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 2021 से अब 3 चाइल्ड तक अलाउ कर दिए गए हैं, और अब इस पर्टिकुलर लिमिट को भी रिमूव कर दिया, आप कितने ही बच्चे करिए, बिकॉज जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत लो है। तो यहाँ पे सिर्फ ये चाइना का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर का इशू है। सो इफ वी डोंट कंसीडर सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज, वी आर सीइंग अ ट्रेंड वेयर ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर हैविंग अ रिड्यूसिंग फर्टिलिटी रेट, जिससे उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री
विद ओवर 1.43 बिलियन। 2023 में ओवरटेक कर लिया था हमने चाइना को। सेंसस 27 जब भी आएगा इंडिया का, उसमें हम भी डिक्लेयर कर देंगे ऑफिशियली कि नाउ यस वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। चाइना सेकंड पे हो चुका 1.41 पे, थर्ड नंबर पे यूएस है, फोर्थ इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। सो दीज आर द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ओके, कंट्रीज फेसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, चाइना फेस कर रहा है, जापान इज फेसिंग इट, साउथ कोरिया वो फेस कर रहा है। साउथ कोरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यहाँ पे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है वर्ल्ड में। एवरी विमेन ऑन एन एवरेज हैज ओनली 0.7, यानी कि करीब आप ऐसे मान ली कि 10 विमेन में करीब 7 चाइल्ड ही होते हैं। रशिया, इटली, जर्मनी, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज जहां पे बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशंस एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी वहां पर भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इशू क्रिएट हो रहा है। सो आई वाज टेलिंग यू रिप्लेसमेंट लेवल, तो रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 माना जाता है, इट्स अ TFR। तो TFR ऑफ 2.1 इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल, व्हिच इज बेसिकली द व्हाट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी इन अ कंट्री सो दैट कि उसकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए। तो अगर ऑन एन एवरेज एवरी वुमन वुड हैव 2.1, व्हिच बेसिकली मींस कि 10 वुमेन के 21 अगर चाइल्ड्स होते हैं, सो इट इज बिलीव कि यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ स्टेबल हो जाएगी। तो 2.1 जो है वो रिप्लेसमेंट रेट है, यानी कि अगर 2.1 से आपका अगर TFR है, which means कि there is a declining rate। तो इंडिया, बांग्लादेश, ब्राजील जो एक टाइम पे या करंटली सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज होती हैं, वहां पे जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है वो हो चुका है। एंड अगेन which are an exception to it, तो your exceptions are your African countries of नाइजीरिया, कॉन्गो, इथोपिया, जहां पे अभी भी जो रिप्लेसमेंट रेट से ऊपर आपका TFR चल रहा है। तो राइजिंग फर्टिलिटी रेट है नाइजीरिया में, कॉन्गो में, इथोपिया में। तो यू कैन सी हियर कि अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं फ्यूचर में जाके दीज वुड बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज एंड अफ्रीका वुड बिकम द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये है रिगार्डिंग फर्टिलिटी रेट एंड रिप्लेसमेंट लेवल। नेक्स्ट पे आते हैं एक और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, अभी टूर डी फ्रांस होता है जो वर्ल्ड की सबसे फेमस साइकिलिंग रेस है। तो ये पर्टिकुलर टूर डी फ्रांस आपका कंक्लूड हुआ है एंड इस बार ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है, स्लोवाकिया के जो प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पे इसको जीता है। उनका नाम है पोगाकार, तडेज पोगाकार है, जो स्लोवाकिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यहाँ पे टूर डी फ्रांस जीता है। तो अगेन स्पोर्ट्स रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी है ये। टूर डी फ्रांस का क्वेश्चन आपके पहले आ चुका है एलेट के अंदर में, तो फिर से भी इस पे आ सकता है। तो टूर डी फ्रांस क्या होता है, तो फ्रांस वर्ड आ गया। तो फ्रांस के अंदर की ये साइकिल रेस है, 21 डेज तक ये चलती है, 3 वीक्स इन जुलाई, कवरिंग अराउंड 3000 to 3500 किलोमीटर की ये साइकिल की रेस है। वेरी फेमस, वर्ल्ड की सबसे फेमस साइकिल रेस है। वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज वेरी फेमस कि बहुत ही सीरीन आपकी जो रोड्स है, बहुत ही सीरीन एनवायरमेंट में आपकी ये कंडक्ट करी जाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। एल्स के अराउंड होती है ये फ्रांस के अंदर में। स्टार्ट कब हुई थी, 1903 में हुई थी एज अ बेसिकली अ प्रमोशनल इवेंट टू प्रमोट अ न्यूज़पेपर एल ऑटो। तो वहां का एक न्यूज़पेपर उसको प्रमोट करने के लिए हुई थी एंड नो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि इतनी फेमस हो जाएगी। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में रेस कंडक्ट नहीं करी गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में डायरेक्टली फ्रांस इन्वॉल्व था और वहां पे जर्मनी अटैक कर रहा था, तो सिर्फ तब ये नहीं हुई है, अदरवाइज इट टेक्स प्लेस एवरी ईयर। 21 डेज लॉन्ग स्टेजेस होती हैं और ओवर 23 डेज ये आपका चलता है। फ्लैट, हिली एंड माउंटेनियस स्टेजेस होती हैं, प्लस इंडिविजुअल टाइम ट्रायल्स भी होती हैं, यानी कि पूरा आपका रेस तो है ही और इंडिविजुअल टाइम लिमिट्स भी होते हैं कि किसने हिली रीजन्स में सबसे अच्छी, सबसे फास्टेस्ट लैप्स कवर करे हैं, किसने फ्लैट में करे, किसने हिली में करे। ओके, और 25 के विनर का नाम क्या है, टाडेज पोगाकार, स्लोवेनिया, जिन्होंने अपना 4th टूर डी फ्रांस यहाँ पे जीता एट द एज ऑफ 26। सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, तो 5 जीतने वाले 4 लोग हैं, जैकिस एनक्विटिल, एडी मरिक्स, बर्नार्ड हिनॉल्ट, मिकुएल इंडुरिन। These are the people and एक नाम आपको पता होना चाहिए, आपने सुना भी होगा, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। एक टाइम पे इनका एग्जाम्पल दिया जाता था टू शो रेजिलियंस ऑफ अ पर्सन की हाउ स्ट्रॉन्ग अ पर्सन कैन बी, बिकॉज ही इज वन ऑफ द पर्सन जो जिनके कैंसर था एंड ही हैड वॉन दिस पर्टिकुलर रेस 7 times while he was facing या while he was fighting cancer, but later on it was found कि he was actually taking performance enhancing drugs, जिसको हम डोपिंग कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस डोपिंग इनके जो ये 7 विन थी 98 से 2005 कंटिन्यूअसली 7 इन्होंने जीती थी, ये सारे टाइटल से उनको स्टॉप कर दिया गया बिकॉज यहाँ पे ही वाज इन्वॉल्वड इन डोपिंग। तो लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपको पता होना चाहिए, बट दीज आर द पीपल जो सब सक्सेसफुल हैं। टाडेज पोगाकार इज द वन जो इस बार का उन्होंने टूर्नामेंट जीता है, 4th विनिंग है। फर्स्ट विनर कौन थे, तो पहली बार जब 1903 में हुई थी तो साइकिल चलाने के शायद कम ही लोग थे, मॉरिस गैरन करके जो पर्सन थे, ही बिकेम द फर्स्ट विनर ऑफ टूर दी फ्रांस।
अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, जैसे टेनिस के अंदर में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए टेनिस के 4 कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इन दैट ऑर्डर ओनली, जिस सीक्वेंस में वो आपके साल भर में होते हैं। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे 3 ग्रैंड टूर्स बोले जाते हैं इनको, जो साइकिल के सबसे बड़ी टूर्नामेंट है। तो एक तो टूर डी फ्रांस हो गया, एक है आपका गिरो डी इटालिया, तो इटालिया में होता है, और एक है वुएल्टा ए स्पेना, यानी स्पेन के अंदर में होता है। तो एक फ्रांस का हो गया, एक इटली का हो गया, और एक आपका स्पेन का हो गया। तो ये 3 आपके टूर्नामेंट्स, जिनको 3 ग्रैंड टूर्स कहा जाता है, जिसमें सबसे फेमस टूर डी फ्रांस ही होता है आपका। तो ये भी 3 ग्रैंड टूर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज भी देख लेते हैं, इसमें भी कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए। अ कंपस नॉट अ वर्डिक्ट, तो यहां पर भी गवर्नमेंट के एक फॉर्मर डिप्लोमेट का आर्टिकल है, सैयद अकबरुद्दीन, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पहले थे, और इनका जो ये आर्टिकल है, इट इज रिगार्डिंग अ रीसेंट आईसीजे जजमेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट है रिगार्डिंग योर क्लाइमेट राइट्स। ओके, तो क्लाइमेट राइट्स को लेके ये जजमेंट है, जिसमें आईसीजे ने सारे कंट्रीज के ऊपर पे लीगल ऑब्लिगेशन पुट करा है कि दे हैव टू टेक एक्शंस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। ओके, तो यहां पे ही सेइंग कि ये एक वर्डिक्ट नहीं है, and we will also look into why it is not a verdict, but it's a compass. Basically यहाँ पे एक moral यहाँ पे judgment है, और not just India, every important country, every country with some weight or some say in the international affairs should consider this particular ICJ award or this particular judgment, और इसको implement करना चाहिए। This is his view. तो यहाँ पे ICJ ने एक historic advisory opinion दिया on climate change। तो सबसे important ICJ के जो पर्टिकुलर ओपिनियन है, यहाँ पे ये जजमेंट नहीं है, इट्स ओनली एन एडवाइजरी ओपिनियन। अब ये ध्यान रखना, आईसीजे जजमेंट्स भी देता है, आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है। आईसीजे के जजमेंट बाइंडिंग होते हैं ऑन द पार्टीज टू द केस। तो जो 2 लोग, जैसे इंडिया पाकिस्तान का अगर आईसीजे में केस चला गया, तो वो बाइंडिंग होता है इंडिया और पाकिस्तान पे, नॉट ऑन अ थर्ड कंट्री। और इसके अलावा आईसीजे जो होता है, उससे यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उससे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एडवाइस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली ने आईसीजे के अंदर में यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया है क्लाइमेट चेंज को लेके। ये जो पर्टिकुलर केस था, इट वाज इनिशिएटेड बाय वनुआतु। वनुआतु इज अ कंट्री, इट्स अ पैसिफिक कंट्री, आइलैंड कंट्री है, बहुत स्मॉल आइलैंड कंट्री है, एंड इट इज बिलीव्ड दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो बेसिकली एंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, विल गो अंडर वाटर। तो इसने केस फाइल करा है। तो वनुआतु के बिहाफ पे यूएनजीए ने यहाँ पे एडवाइजरी ओपिनियन लिया था। ओके, तो क्वेश्चन क्या थे? पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि व्हाट आर स्टेट्स लीगली रिक्वायर्ड टू डू टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, कि यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा वनुआतु ने आईसीजे से कि इंटरनेशनली स्टेट्स की लीगल यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए करने चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका ये जजमेंट है। इंडिया की पोजीशन क्या थी यहाँ पे? तो इंडिया ने ना तो सपोर्ट किया ना अपोज किया, इंडिया डिड नॉट वोट ऑन दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। यहाँ पे इंडिया की जो न्यूट्रलिटी वो क्या शो करती है वो इन्होंने बताई, एज पर सैयद अकबरुद्दीन उनके हिसाब से हमारी न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट डिप्लोमेसी को देता है, जहां हम डेवलपमेंट नीड्स और एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इज अ कंट्री जहां पर कैपिटा देखा जाए तो लो एमिशन है, बट ओवरऑल देखा जाए तो वी आर ऑल्सो हाई एमिशंस और इंक्रीज हो रहे हैं। आईसीजे ओपिनियन के अंदर में क्या क्या फिर आईसीजे ने बताया हमें कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। क्लाइमेट ड्यूटीज आर लीगल नॉट जस्ट मॉरल। एज पर आईसीजे जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइमेट हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो हमें यहाँ पे रिडक्शंस करने हैं, वो लीगल ड्यूटीज है हमारी, सिर्फ मॉरल ड्यूटीज नहीं, एटलीस्ट एज पर आईसीजे। क्या बेसिस है उनका? क्लाइमेट ट्रीटीज, यूएन चार्टर, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी, ह्यूमन राइट्स लॉ। इनके बेसिस पे आईसीजे ने क्या कहा है कि जो ये पर्टिकुलर क्लाइमेट ड्यूटीज है हमारी, ये सब लीगल ड्यूटीज हैं, सिर्फ मॉरल ड्यूटीज नहीं, यानी एवरी कंट्री इज बाउंड टू बेसिकली अचीव देयर क्लाइमेट चेंज टारगेट्स आल्सो। अब इश्यू कहां पे आता है? इश्यू सिर्फ इतना है आईसीजे के ओपिनियन के अंदर में कि वो बाइंडिंग होते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिक्लेयर भी कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर है ये लीगल ड्यूटीज है, ये
मॉरल ड्यूटीज नहीं है, स्टिल इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इन्फोर्स कौन करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो लीगल इंप्लीकेशन क्या है कि क्लाइमेट चेंज वायलेट्स द राइट टू लाइफ, हेल्थ एंड हाउसिंग। ओके, इट वायलेट्स इट, बट हु इज गोइंग टू इन्फोर्स दिस पर्टिकुलर राइट? स्टेट मस्ट रिड्यूस एमिशन, प्रिवेंट एनवायरमेंटल हेल्थ हार्म, अडेप्ट टू क्लाइमेट इंपैक्ट्स, कोऑपरेट इंटरनेशनली। तो यहाँ पे ये करा गया है और स्टेट्स के अगेंस्ट में लीगल क्लेम्स भी यहाँ पे आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे एज पर आईसीजे। बट द इशू इज कि इट वुड बी अगेन वेरी डिफिकल्ट अगर सारे कंट्रीज आके यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। कंक्लूजन क्या हो गया इसका? आईसीजे ओपिनियन इज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क, नॉट अ बाइंडिंग वर्डिक्ट। तो बाइंडिंग नहीं होता, इट्स ओनली अ गाइडिंग फ्रेमवर्क। ये यहाँ पे ऑथर का ओपिनियन है और यहाँ पे सिग्नल दिया है आईसीजे ने कि ये वॉलंटरी नहीं है, आपके जो गोल्स हैं ये आपके लीगल क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस में काउंट किए जाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली इस आर्टिकल का वो हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल देख लेते हैं, 5 years ऑफ एनईपी टेकिंग स्टॉक ऑफ द ट्रांसिशन। तो एनईपी हम कई बार कर चुके हैं, तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ईयर 2020 में आई थी उसके 5 years कंप्लीट हो चुके हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेक अ स्टॉक टेक कि ये पॉलिसी सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है। बट बिफोर आई गो इनटू इट, माय द बेसिक क्वेश्चंस फॉर एनईपी। पहली एनईपी कौन सी थी? ये थर्ड है। तो सेकंड एनईपी कौन सी थी? फर्स्ट एनईपी का ईयर बताइए, सेकंड एनईपी का ईयर बताइए। कई जगहों पे आप पढ़ोगे कि एक थर्ड एनईपी भी है इसके अलावा जो 92 में आई थी। इट इज नॉट द थर्ड एनईपी, वो रिवाइज था सेकंड एनईपी का। ओके, तो आंसर इन द कमेंट बॉक्स फर्स्ट और सेकंड कब आए थे। तो ये थर्ड एनईपी हो जाएगी। इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज करा है तो अभी हम 10+2 सिस्टम फॉलो करते थे, अब है 5+3+3+4। इसको कैसे डिवाइड करा गया? फाउंडेशनल स्टेज होगी प्री प्राइमरी तो क्लास 2 तक की, 5 क्लासेस हो गई आपकी। फिर प्रिपरेटरी क्लास होंगी 3, 4, 5 3 क्लासेस हो गई। फिर मिडिल क्लासेस होंगी 6, 7, 8 और फिर 4 क्लासेस होंगी सेकेंडरी की 9, 10th, 11th, 12th। और अकॉर्डिंगली जो स्टेज होगी उसी तरीके से आपका यहाँ पे आपका पेडागॉजी होगा, आपको पढ़ाने का तरीका भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया है। प्री प्राइमरी लर्निंग को यूनिवर्सलाइज करने की बात है, यानी कि सिर्फ आपका 6 to 14 ही नहीं, क्लास एज 3 से जो आपका यहाँ पे एडमिशन होता है, जो प्री प्राइमरी फाउंडेशन स्टेज है, वो भी हम यूनिवर्साइज करने की बात है बाय 2030। एनसीईआरटी ने एक जादुई पिटारा करके एक पर्टिकुलर बुक्स का और एक स्टडी का सेट बनाया है जिसके अंदर में डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाई करी जाती है। दैट इज ऑल्सो अ गुड एडिशन ऑफ एनईपी। निपुण भारत मिशन है जो बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा है इंडिया का और 21 में इसको लॉन्च किया था। इसमें हमारा गोल है कि क्लास 3 तक जो फाउंडेशनल लिटरेसी होती है, पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी जो मैथ्स होती है, वो हर किसी की बेटर हो और उसमें हम बेटर आउटकम निकाल पाए। एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम लॉन्च करा है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू जब आप कॉलेज में जाएंगे। सो इन केस अगर आपको कभी भी लगता है कि यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो आप मिड में बेसिकली सेमेस्टर एंड में अपना पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं या कॉलेजेस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, जो अब तक आपने पढ़ाई करी है उनके आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे और आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उनको बेसिकली पुट अप कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 साल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 साल में डिप्लोमा ले सकते हैं और 4 साल की डिग्री हो जाएगी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 4 साल की डिग्री लेनी पड़े, आप 1 साल का करके सर्टिफिकेट लेके कि मैंने 1 साल ही करा था, या 2 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो डिप्लोमा लेके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सीयूईटी, तो अगर आप कोई भी क्लैट के अलावा कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कोई और कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए अब एक आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है सीयूईटी, जिसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसका एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगा। 22 में इंट्रोड्यूस किया था। डीयू में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है तो इसके थ्रू आपका वो एडमिशन आप हो जाता है। इसका एम क्या है कि जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं उनकी जगह एक सिंगल एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो जो पहले रिक्वायरमेंट होती थी 12th में, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके अलावा ग्लोबल और डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करना भी एनईपी का एक ऑब्जेक्टिव था। ज़ेंज़िबार, दुबई, आबू धाबी में आईआईटीज और आईएम्स ओपन हमने करे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया के अंदर में ओपन करी। गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करवा रहा है। इसके अलावा प्रोग्रेस और कहां पे हुई है? बोर्ड एग्जाम में रिफॉर्म है। सीबीएसई ने डिसाइड करा है 2026 ऑनवर्ड साल में 2 बार आपका बोर्ड एग्जाम कराया जाएगा। तो लेट्स से कि मार्च में आप अच्छे से नहीं कर पाए तो लेट्स से सितंबर में फिर से एक और बार आप एग्जाम दे सकते हैं, अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं।
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि जितनी भी डिग्रीज होंगी अंडर ग्रेजुएट की, यूजी डिग्री जो होंगी वो 3 ईयर्स 5 ईयर्स की बजाय 4 ईयर्स की अब यहाँ पे कंडक्ट करी जाएंगी। मदर टंग एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन, ये भी हमने कंफर्म करा है कि एटलीस्ट क्लास 5 मदर टंग में एजुकेशन अवेलेबल करानी पड़ेगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो आई एम श्योर सबसे कंट्रोवर्शियल जो पार्ट है एनईपी का वो यही है। आपकी जो एनईपी 2020 ये मैंडेट करती है कि हर पर्टिकुलर स्टूडेंट को 3 लैंग्वेजेस पढ़ानी है, जिसमें से 2 नेटिव होनी चाहिए। यानी कि आप 3rd लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच कुछ भी रख सकते हैं, 4th लैंग्वेज पढ़ा लीजिए, 5th पढ़ा लीजिए, बट 2 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो कुछ स्टेट्स हैं लाइक तमिलनाडु जो इसके अगेंस्ट में बोल रही है, बिकॉज दे से कि हम सिर्फ 2 लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, एक तमिल हो सकती है और सेकंड वुड बी इंग्लिश। वी डू नॉट वांट कि एक हिंदी यहाँ पे हम मैंडेट करी जाए। एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट करने की बात है, यूजीसी को रिप्लेस करके HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाने की बात है। ये जो पर्टिकुलर आपका HECI है, ये बिल अभी तक पेंडिंग है। जब ये आ जाएगा तो यूजीसी को रिप्लेस कर देगा। हाउएवर मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो वो HECI में नहीं आएगी, यूजीसी में ये आते हैं बट ये उसमें नहीं आएंगी, यानी कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे करी जाएंगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट वर्किंग ऑन लिविंग वेज लाइकली टू ब्रिंग मोर वुमेन इनटू द वर्कफोर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है अभी। तो अभी करंटली क्या है कि एज पर लॉ कोई भी पर्सन अगर कहीं पे कोई लेबर कर रहा है, मैनुअल वर्क कर रहा है या किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो एज पर गवर्नमेंट लॉ हर कोई फैक्ट्री, हर कोई एस्टेब्लिशमेंट उसको मिनिमम वेज देने के लिए बाउंड है। और गवर्नमेंट नाउ इज प्लानिंग कि अब हमें मिनिमम वेज नहीं, जो मिनिमम क्राइटेरिया हो जाएगा इट वुड बी द लिविंग वेज। तो मिनिमम वेज होती है जो एक पर्सन की बेसिक सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट लिविंग वेज जो है वो थोड़ी सी ब्रॉडर होगी, विच मींस कि सिर्फ बेसिक सस्टेनेंस ही नहीं, उसके फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसका ट्रांसपोर्ट, बच्चों की एजुकेशन, उसके इंश्योरेंसेस, उसकी हेल्थ, उन सब के लिए भी उसके पास में पेमेंट होना चाहिए। तो करंटली अभी हम मिनिमम वेज गारंटी करते हैं और जब ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा मिनिमम एज की जगह कंपलसरी हो जाएगा लिविंग वेज, जो मिनिमम वेज से ऑब्वियसली हायर ही होगी। तो मिनिमम वेज क्या होती है? इट इज अ स्टैट्यूटरी लोएस्ट वो वेज लीगली पेएबल टू वर्कर्स फॉर वर्क डन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, इट इज डिटरमाइंड बाय लॉ। तो अभी मिनिमम वेज में और फिर अब हम लिविंग वेज पे फॉलो करेंगे। इंडिया में मिनिमम वेज अंडर विच लॉ होता है? तो इट इज अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। तो ये एक्ट पता होना चाहिए। बट एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, 2020 के अंदर में हम लेबर कोड्स लेकर आए थे। तो अभी तक क्या था, आपके बहुत सारे डिफरेंट लॉज से मिनिमम वेजेस का अलग था, इक्वल रेम्यूनरेशन का अलग था, आपके वर्किंग आवर्स के लिए फैक्ट्रीज एक्ट अलग था। अब हमने इनको कंसोलिडेट करके 4 डिफरेंट लेबर कोड्स में कर दिया है, जिसमें से एक है कोड ऑन वेजेस। तो जितने भी वेजेस रिलेटेड सारे लॉज थे वो अब एक सिंगल लॉ के अंदर में कर दिए थे। कोड ऑन वेजेस आए थे 2019 के अंदर में। द इशू इज कि अभी तक इसके रूल्स नहीं आए, तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी भी जो वेजेस हैं दे आर गवर्न्ड बाय मिनिमम वेजेस एक्ट, बट एज ऑफ नाउ कोड ऑन वेजेस 2019 ने एक्ट जो है वो रिप्लेस कर दिया है। एज पर दिस मिनिमम वेजेस एक्ट आपकी मिनिमम वेज कौन डिसाइड करता है? सो रिमेंबर दिस, सेंटर भी डिसाइड करती है, स्टेट भी करती है। तो एक नेशनल मिनिमम वेज, फ्लोर वेज बोली जाती है जिसको। फ्लोर वेज क्या होता है? नेशनल मिनिमम वेज होती है जो मिनिमम हर स्टेट को देनी ही पड़ेगी। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की एक और मिनिमम वेज बता सकता है, विच शुड बी हायर देन द नेशनल मिनिमम वेज। तो जो भी नेशनल मिनिमम वेज होगी उससे ऊपर की वो स्टेट भी वेज डिसाइड कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज डिसाइड करता है और ईच स्टेट और यूटी अपनी खुद की डिसाइड कर सकते हैं। अब लिविंग वेज क्या होता है? तो लिविंग वेज आईएलओ ने डिफाइन करी है, जो बेसिकली एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, क्लोथिंग एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सब आपके लिविंग वेज में हो जाएगा। तो अब जो कैलकुलेट करी जाएगी लिविंग वेज, अभी तक सिर्फ फूड की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे और कुछ बेसिक्स के बेसिस पे किया जा रहा था, लेकिन अब ये सब भी उसके अंदर में इनकॉर्पोरेट होगा। तो ऑब्वियसली जो लिविंग वेज होगी इट वुड बी मच हायर देन द मिनिमम वेज। अब इसका लीगल बेसिस क्या है? तो यू वुड बी शॉक टू नो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिनिमम वेज की बात नहीं करता है, वो शुरुआत से ही लिविंग वेज की बात करता है। तो अगर आप आर्टिकल 43 देखते हो जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं,
उस पर्टिकुलर आर्टिकल 43 के अंदर में स्टेट को यहां पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि इट शुड बी सिक्योरिंग अ लिविंग वेज एंड कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स, बेटर कंडीशन ऑफ वर्क्स देने हैं और लिविंग वेज सिक्योर करनी है, ना सिर्फ मिनिमम वेज यहां पे। ओके, however because we did not have the resources when we got independent, we did not made a law to enforce living wage, but we made a law in 1948 जहां पे हमने मिनिमम वेजेस थे जो टाइम टू टाइम आपने इंक्रीज भी करी हैं। तो सेंटर अपनी मिनिमम वेज अनाउंस करता है और स्टेट्स अपनी मिनिमम वेज अनाउंस करता है। इन केस कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का या कोई एजेंसी या कोई प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एजेंसी अगर मिनिमम एज प्रोवाइड नहीं करती है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट और उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये है मिनिमम वेजेस एक्ट। अब इसको रिप्लेस कर दिया है कोड ऑन वेजेस 2019 ने। तो ये क्यों करा है? लाइक आई टोल्ड यू कि पहले मिनिमम वेजेस एक्ट था, इसके अलावा बोनस रिलेटेड एक लॉ है, इक्वल रेम्युनरेशन का लॉ है, ये सारे जो लॉज हैं सारे के सारे कंसोलिडेट कर दिए गए इन द कोड ऑन वेजेस। तो वेजेस के जो पर्टिकुलर लॉ होते हैं वो सारे के सारे अब कोड ऑन वेजेस के अंदर में आ चुके हैं। ठीक है, मिनिमम वेज कौन डिसाइड करता है? सेंटर भी करता है, स्टेट भी करता है। सेंटर अपना करेगा, स्टेट और यूटीज अपना करेंगी। ठीक है, अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है जिसका हाईएस्ट है, कौन सी यूटी है जो हाईएस्ट करती है, कौन सी स्टेट है जो लोएस्ट देती है। यूटी का हमें यहाँ पे मतलब नहीं, सिर्फ 8 यूटीज है आपकी। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो आंसर स्टेट प्लस यूटी होगा, तो दिल्ली वुड बी द आंसर। हाईएस्ट जो आपकी मिनिमम वेज है वो दिल्ली के अंदर में। सिर्फ स्टेट पूछा जाए बिकॉज दिल्ली इज अ यूटी तो केरला हो जाएगा। ओके, और यहां पे लिखा हुआ है मेघालय एज अ लोएस्ट मिनिमम वेज। माय अपॉलॉजीज, अगर नोटिफाइड की बात करी जाए तो मेघालय नहीं है, इट्स बिहार। ओके, तो ये करेक्शन ही कर लेना। मेघालय आपको कई जगह मिल जाएगा नाम बिकॉज मेघालय की जो मिनिमम वेज है वो नेशनल मिनिमम वेज थी, बट बिहार ने इलेक्शन से पहले अपनी मिनिमम वेज जो है वो आपकी मेघालय ने सॉरी आपकी इंक्रीज कर दी है। बिहार की करंटली जो नोटिफाइड मिनिमम वेज है वो सबसे लोएस्ट है। ओके, तो हाईएस्ट किसकी है? ओवरऑल दिल्ली की है, यूटीज में दिल्ली की है, अदरवाइज केरला की है, और लोएस्ट किसकी है? बिहार की है। तो ये मिनिमम वेज भी आपको याद पता होनी चाहिए। ओके, फाइनली लास्ट न्यूज देख लेते हैं भाई। 2036 में ओलंपिक बिड करी जा रही है और दो सबसे प्राइमरी कंटेंडर जो सामने हैं, एक तो इंडिया है और एक कतर है, जो दोनों ही 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो ओलंपिक्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके आ चुका था, तो आपके सामने फिर भी मैं कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज ऑल्सो बिग न्यूज कि इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट द 2036 आपका ओलंपिक्स, तो उसके लिए वो भी तैयारी कर रहा है। कौन सी सिटी हमने चूज करी है अहमदाबाद सिटी। तो पॉसिबली अगर इंडिया में ओलंपिक्स होते हैं तो वो पर्टिकुलर ओलंपिक्स वुड बी होस्टेड बाय अहमदाबाद, द सिटी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ओलंपिक्स आपके फर्स्ट हेल्ड हुए थे इन 1896 मॉडर्न ओलंपिक्स इन एथेंस ग्रीस के अंदर में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो पियर द कुबरतीन है जिन्होंने, जो फ्रांस से हैं और इन्हों को फादर बोला जाता है मॉडर्न ओलंपिक्स का। तो इन्होंने आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन यहाँ पे बनाया था, कमेटी बनाई थी 1894 में, जिसने 1896 में पहले आपके मॉडर्न ओलंपिक्स को होस्ट किया था एथेंस ग्रीस के अंदर में। सिंस देन एवरी 4 ईयर दीज पर्टिकुलर ओलंपिक्स आर बीइंग हेल्ड। इट वाज ओनली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जब आपके नहीं होस्ट करे गए थे, अदरवाइज एवरी ईयर दिस ओलंपिक्स टेक्स प्लेस। बट ओलंपिक्स की हिस्ट्री से पुरानी है। एंशिएंट ओलंपिक्स 776 बीसी में आपके ओलंपिया ग्रीस में जो एथेंस में ही है वहां पे हुए थे, बट अब आपके मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 से इनिशिएट हुए थे। आईओसी कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है लोसेन स्विट्जरलैंड के अंदर में, जो बेसिकली आपके जितने भी टाइप के ओलंपिक्स होते हैं, समर, विंटर, यूथ, पैरालंपिक, सारे यही होस्ट करवाता है। अपकमिंग ओलंपिक होस्ट कौन से हैं? 28 का डिसाइड हो चुका है, 32 का डिसाइड हो चुका है। 28 लॉस एंजलिस करने वाला है यूएस के अंदर में। इट इज गोइंग टू बी द city with the most number of hosting of Olympic Games along with Paris now. Next is 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, डिसाइड हो चुका है। और 2030 का हो डिसाइड नहीं हुआ है। सबसे आगे कंटेंडर्स हैं इंडिया जो अहमदाबाद के लिए, और कतर दोहा के अंदर में। अब दोहा जो है उसने कुछ टाइम पहले फीफा वर्ल्ड कप किया था, तो इसके पास में पहले से आपका क्या बोलते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके वो ओलंपिक्स भी होस्ट कर पाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर में इट वुड बिकम
द फर्स्ट कंट्री अगर होस्टिंग राइट मिल जाते हैं जो होस्ट करेगा। एट द सेम टाइम देयर इज इंडिया ऑल्सो। इंडिया ने कभी ओलंपिक्स होस्ट नहीं करे हैं, एशियन गेम्स होस्ट करे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करे हैं, बट ओलंपिक्स होस्ट नहीं करा है। बट इंडिया लुकिंग एट इट्स टीचर, इसके पास में भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनको होस्ट करने की। इसके अलावा तुर्की, जर्मनी, इंडोनेशिया और हंगरी ये कंट्रीज भी कंटेंट कर रहे हैं। लास्ट में कौन सी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा टोटल मेडल्स हैं? तो आंसर वुड बी यूएसए, जिसके हाईएस्ट सबसे टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स यूएस ने जीते हैं, टोटल मेडल्स भी सबसे ज्यादा यूएस ने जीते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया के अंदर में भी हॉकी हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स, जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आपके 7 गोल्ड मेडल्स उसने जीते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया का टोक्यो में था 2020 ओलंपिक्स में, जिसमें इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता था जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था। तो ये पर्टिकुलर आपके टोक्यो जो 21 में हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके अलावा दिस वाज अनदर ओलंपिक्स जो कंडक्ट तो किया गया था बट उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया जो टोक्यो में हेल्ड करे गए थे। ओके तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। आई नो आज बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा आपके लिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक भी न्यूज ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, तो इनके आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप क्लैट स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी जीके फैकल्टी से इन नोट्स को चेक करा सकते हैं। इससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, और उसके बाद उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस day.